सोचिए जरा, बैंकिंग पिछले कुछ सालों में कितनी बदल गई है ना? ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब बैंक की लाइन में लगना पड़ता था और आज सब कुछ हमारी स्क्रीन पर है। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलता है, अरे भाई पहले ऐसा नहीं था। और ये बात बैंकिंग पर तो 100% लागू होती है। एक जमाना था जब बैंक जाना एक बड़ा काम होता था, आज से बिल्कुल अलग। तो आज के इस डिजिटल बैंकिंग को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब बैंक सिर्फ पैसे की जगह नहीं बल्कि रिश्तों और रजिस्टरों की दुनिया हुआ करते थे। जरा सोचकर देखिए, हर छोटे मोटे काम के लिए आपको बैंक की ब्रांच जाना पड़ता था। पैसे निकालने हो, जमा करने हो या पासबुक में एंट्री करवानी हो, सब कुछ हाथ से होता था, बड़े बड़े रजिस्टरों में। और बैंक वाले वो सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, वो तो जैसे आपके परिवार के सलाहकार थे। सबको नाम से जानते थे, किसकी क्या जरूरत है सब पता होता था। तो मतलब साफ है ना? एक तरफ था वो मानवीय स्पर्श, एक भरोसा, एक मजबूत रिश्ता, किसी भी मुश्किल में सीधे जाकर बात कर सकते थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था, और वो था इंतजार। लंबी लंबी लाइनें, काम के कुछ ही घंटे, और सब कुछ सिर्फ अपनी होम ब्रांच में ही हो सकता था। मतलब सुविधा के नाम पर काफी कुछ कम था। लेकिन ये जो बदलाव है ना, ये एक रात में नहीं आया। हाथ से चलने वाले सिस्टम से लेकर हमारे फोन में मौजूद बैंक तक का सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। एक तरह से कहें तो बदलाव की एक धीमी हवा चली जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए इस सफर के कुछ अहम मोड़ देखते हैं। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो बैंकिंग पहली बार गांव-गांव तक पहुंची। फिर आया 1991 जब प्राइवेट बैंकों ने आकर माहौल में कंपटीशन ला दिया। और असली गेम चेंजर था लगभग 2010 में आया कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस या सीबीएस, जिसकी वजह से हम किसी भी ब्रांच से काम कर पाए। और फिर 2016 में आया यूपीआई, जिसने तो खेल ही बदल दिया। और यूपीआई के बाद हम उस दौर में आ गए जिसमें हम आज हैं, मतलब डिजिटल क्रांति का दौर। स्मार्टफोन और तेज इंटरनेट ने मिलकर पैसों के लेन देन का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये क्रांति कई चीजों से मिलकर बनी। एक तरफ प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। दूसरी तरफ आधार और ई-केवाईसी की वजह से खाता खोलना चुटकियों का काम हो गया। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल बैंकिंग एप्स, मतलब पूरा का पूरा बैंक अब हमारे फोन में है, 24 घंटे खुला। इन सब ने मिलकर एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाया जो बहुत बड़ा और बहुत तेज है। और अगर इसके स्केल की बात करें तो बस ये एक नंबर ही काफी है। हर महीने 20.39 अरब, जी हाँ, 20.39 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है, भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। सब कुछ इतना तेज और आसान हो गया है, पर क्या इस रफ्तार में हमने कुछ पीछे छोड़ दिया है? चलिए अब जरा आमने सामने रखकर देखते हैं कि सुविधा के बदले हमने क्या कीमत चुकाई है, और क्या वो रिश्ता अब भी वैसा ही है। यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। पहले बातचीत होती थी आमने सामने किसी जाने पहचाने इंसान से, आज होती है ऐप या चैटबॉट से। पहले काम धीरे होता था पर होता था, आज तुरंत होता है 24/7। और हाँ, कोई समस्या हो जाए तो पहले एक अफसर से बात होती थी, आज एक टिकट रेज होता है जिसका जवाब कब आएगा पता नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन। आज 80% से ज्यादा भारतीय बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा हैं। करोड़ों लोग जो पहले इस सिस्टम से बाहर थे, आज इससे जुड़ चुके हैं। ये इस डिजिटल बदलाव का शायद सबसे बड़ा फायदा है। पर हाँ, परेशानियां भी कम नहीं है। वो जो एक पर्सनल कनेक्शन था, वो अब नहीं रहा। ग्राहक कई बार सिर्फ एक अकाउंट नंबर बनकर रह जाता है। और अगर कोई बड़ी दिक्कत आ जाए तो ऑटोमेटेड सिस्टम में महीनों तक मामला फंसा रहता है। ऊपर से साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम का खतरा तो लगातार बना ही हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? भविष्य कैसा होगा? क्या हम टेक्नोलॉजी की स्पीड और इंसानी भरोसे के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं? देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, आज का ये जो डिजिटल सिस्टम है ये हमारी ज़रूरत है। 140 करोड़ लोगों के देश में वो पुराने तरीके वाला पर्सनल बैंकिंग मॉडल काम कर ही नहीं सकता था। इतने बड़े स्केल पर सर्विस देने के लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। तो शायद आगे का रास्ता बीच में कहीं है। रोज़मर्रा के छोटे मोटे लेन देन के लिए डिजिटल सिस्टम बेस्ट है,
लेकिन जब कोई बड़ी उलझी हुई समस्या हो या किसी को सलाह चाहिए, तो उसके लिए एक इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां टेक्नोलॉजी और इंसान दोनों की अपनी अपनी जगह हो, एक दूसरे को रिप्लेस करने की जगह एक दूसरे की ताकत बने। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। क्या बैंकिंग का भविष्य सिर्फ तेज और मशीनी होगा, या फिर हम एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जहां बैंकिंग तेज भी हो और इंसानी भी? सोचिएगा जरूर।